हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी इंडिया पे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का हम लोगों का डिस्कशन पॉइंट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज सोर्सेस एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स, और इसके टाइप में हम लोगों ने लिटरेरी सोर्सेज को अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। तो चलिए बगैर किसी वक्त ज़ाय किए आज की अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज सोर्सेस एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। ओके, सोर्सेस क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसको हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने जाना था कि वो तमाम एविडेंस जो ज़मीन खोद कर निकाले जाते हैं उसको सोर्सेस कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने और क्या पढ़ा था कि सोर्सेस टू टाइप्स के होते हैं, लिटरेरी सोर्सेस एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेज को हम लोगों ने ब्रीफ तरीके से पढ़ लिया। अब हम लोग आज जिस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं वो है हम लोगों का आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आज हम लोग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया था कि सोर्सेज क्या होते हैं। व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज? सोर्सेज क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो तमाम सोर्सेज हैं जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरिकल साइट में जाकर ज़मीन खोद कर निकालते हैं। दैट मीन्स कि वो तमाम प्रूफ, ठीक है, वो तमाम एविडेंस जिसके बेसिस पर हिस्ट्री लिखी जाती है, यानी कि ये तमाम प्रूफ्स, वो तमाम एविडेंस जो ज़मीन खोद कर निकाली जाती है, इन्हें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। अब ये आर्कियोलॉजिस्ट कौन है और ये हिस्टोरिकल साइट क्या है? कि वो तमाम लोगों का ग्रुप जो ज़मीन खोद कर प्रूफ निकालते हैं, उनके ऊपर रिसर्चेस करते हैं, उनको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट जो है हिस्टोरिकल साइट। हिस्टोरिकल साइट्स क्या होता है? यानी वो जगह जहाँ पर हम लोगों का आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हैं, इनकी आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है, वहाँ पे पहले उसको फाइंड किया जाता है। जिस जगह में जो आर्कियोलॉजिकल, जहाँ से वो ज़मीन खोद का प्रूफ निकालना है, जिस जगह में हमको ज़मीन खोद का प्रूफ निकालना है, पहले उस जगह का, उस ज़मीन का पता किया जाता है। उसके बाद फिर वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं, वो ज़मीन को खोदते हैं, ज़मीन को खोद कर तमाम चीज़ों को बाहर निकालते हैं। तो जिस जगह में जाकर आर्कियोलॉजिस्ट प्रूफ्स को निकाल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल साइट्स। नाउ आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं और हिस्टोरिकल साइट्स क्या होते हैं, समझ में आया? जो लोग आर्कियोलॉजिकल चीज़ों को ज़मीन खोद कर निकालते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, और जहाँ से ये आर्कियोलॉजिकल चीज़ें निकलती हैं इन्हें हिस्टोरिकल साइट्स कहते हैं। ओके, तो ना व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मैंने आपको बता दिया। अब ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इंस्क्रिप्शन, सेकेंड कॉइन्स एंड थर्ड इज मॉन्यूमेंट। ठीक है, फर्स्ट इज इंस्क्रिप्शन, सेकेंड इज कॉइन एंड थर्ड इज मॉन्यूमेंट। इन तीनों को हम लोग ब्रीफली तरीके से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है जिसमें हम लोग कोई हार्ड रॉक के जरिए किसी पिलर में खोद कर लिखते हैं। ठीक है, किसी सॉलिड चीज़ों के जरिए किसी पिलर में खोद कर लिखा जाता है, उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल ताजमहल। ताजमहल है, ताजमहल के बाहर, ठीक है, ताजमहल के बाहर बहुत सारे कलमात जो वो खोद कर लिखे गए हैं, ये इंस्क्रिप्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा अभी इंस्क्रिप्शन को क्यों लिखा जाता है? लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, अगर मुझे किसी चीज़ को लोगों को इन्फॉर्म करना है तो मैं टेक्नोलॉजी की मदद से आराम से लोगों को इन्फॉर्म कर सकती हूँ। इसके अलावा हम लोगों न्यूज़पेपर की मदद से भी लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उस ज़माने में इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं थी। उस ज़माने में किंग को अगर पब्लिक को इन्फॉर्म करना है, कुछ भी इन्फॉर्म करना है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से हो या फिर कोई भी फेस्टिवल किंग की तरफ से मनाया जा रहा है, त्यौहार मनाया जा रहा है, तो उसको बताने के लिए इसी पिलर, रॉक पिलर लिख का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो समझ में आया? वो क्या करते थे, वो अपने पूरे ऑर्डर को एक सॉलिड चीज़ के जरिए एक पिलर में खोद देते थे, फिर उसको जब पब्लिक पढ़ते तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलता था। ओके, तो देखिए मैंने आपको बताया क्या, इंस्क्रिप्शन। तो मैंने आपको क्या बताया, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का इंस्क्रिप्शन क्या है। तो देखिए इंस्क्रिप्शन को पढ़ने को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। इंस्क्रिप्शन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा होता है। जिस तरह से हम लोग इंडिया में कितनी सारे लैंग्वेजेस है, इसी तरह से उस ज़माने में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हुआ करते थे। तो उसी लैंग्वेजेस के बेसिस पे जो लोग इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्राफी।
तो एपिग्राफी क्या है? द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। द ओल्डेस्ट पिलर एडिक्ट वॉज रिटन बाय अशोका। तो अशोका ने सबसे पहले क्या लिखा? अशोका ने सबसे पहले लिखा है पिलर एडिक्ट को। तो अशोका का पिलर एडिक्ट क्या है? सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है। तो अशोका का पिलर एडिक्ट प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओके, अशोका का पिलर एडिक्ट सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है जो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और इसमें जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है वह है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ओके, नाउ अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कितने पार्ट्स में डिवाइड है? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज 3 पार्ट में डिवाइड है, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स। इंस्क्रिप्शन को हम लोगों ने देखा, इंस्क्रिप्शन क्या है। उसके अलावा हम लोगों ने क्या जाना है? इंस्क्रिप्शन की स्टडी को क्या कहते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये जाना कि सबसे ओल्डेस्ट रॉक एडिक्ट किसका है। ओके, तो अगर किसी को कॉपी करना है तो वो कॉपी करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, अशोका के जो पिलर एडिक्ट हम लोगों को डिस्कवरी के जरिए मिला है वो कितने मिले हैं? वो मिले हैं 14 मेजर पिलर एडिक्ट। अशोका के 14 मेजर पिलर एडिक्ट हम लोगों को मिले हैं। इसके अलावा अशोका के रॉक पिलर एडिक्ट में जिस लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया है, प्राकृत लैंग्वेज का, उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? उसको फर्स्ट टाइम पढ़े थे जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में। ओके, अशोका के पिलर इंस्क्रिप्शन को सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में पढ़ा था, और ये अशोका के रॉक पिलर एडिक्ट कितने हैं? 14 मेजर रॉक पिलर एडिक्ट है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट किंग आए हैं। अपने ऑर्डर को लोगों को बताने के लिए डिफरेंट इंस्क्रिप्शन लिखी है। तो देखिए, सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन जैसे कि मैंने आपको बताया अशोका रॉक पिलर एडिक्ट है, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। अब ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या होता है? लिखने का जो स्टाइल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या है? लिखने की जो स्टाइल होती है उसी को हम लोग स्क्रिप्ट कहते हैं। कुछ स्क्रिप्ट ऐसे होते हैं जिगजैग, कुछ स्क्रिप्ट होते हैं राइट से शुरू होते हैं, कुछ स्क्रिप्ट जो होते हैं वो लेफ्ट से शुरू होते हैं। तो लिखने का जो स्टाइल होता है उसी को हम लोग स्क्रिप्ट कहते हैं। तो देखिए, सबसे ओल्डेस्ट रॉक पिलर एडिक्ट अशोका एडिक्ट है, और ये कौन से लैंग्वेज में लिखा गया हुआ है? और ये ओल्ड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ये कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है? ये ओल्ड ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी किंग्स आए हैं जिन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखा है, जिसमें से एक है खड़ाविला, जिन्होंने हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन लिखा, समुद्रगुप्ता जिन्होंने अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन लिखा, रुद्रमना जिन्होंने जूनागढ़ रॉक पिलर इंस्क्रिप्शन लिखा था, पुलकेशन टू जिन्होंने आहोली पिलर इंस्क्रिप्शन लिखा। इसके अलावा और भी किंग्स हैं जिन्होंने इंस्क्रिप्शन को लिखा है, और इंस्क्रिप्शन के जरिए पब्लिक को अपनी बातें बताई है। तो जिसको कॉपी करना है वो कॉपी करिए। इंस्क्रिप्शन एक ऐसा सोर्सेस है, एक ऐसा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है जिसके ज़रिए हम लोगों को पता चलता है कि उस ज़माने का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, उस ज़माने की सोसाइटी कितने पार्ट में बटी हुई थी, उस ज़माने में वो लोग कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे। तो इंस्क्रिप्शन के ज़रिए हम लोगों को उस ज़माने के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चलता है। नाउ अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक कॉइन्स पे। ओके, तो हम लोग का सेकंड टॉपिक कौन सा है? हम लोग का सेकंड टॉपिक है कॉइन्स। अब ये कॉइन्स क्या है? देखिए, कॉइन्स क्या है? कॉइन्स एक ऐसा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है जिसका इस्तेमाल हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए करते हैं। आज भी हम लोग कॉइन्स का इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज़ को हम लोगों को खरीदना है तो हम लोग कॉइन देते हैं, तभी हम लोग को क्या करते हैं? शॉपकीपर वो सामान प्रोवाइड करते हैं। तो कॉइन्स क्या है? कॉइन्स एक एक्सचेंज ऑफ मीडियम है। जिस तरह से आज हम लोग कॉइन का इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से पास के लोग भी कॉइन्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉइन्स के जरिए हम लोगों को ये पता चलता है कि कोई किंग जो है वो कितने ईयर तक, कितने पीरियड तक उस कंट्री में या उस एम्पायर में हुकूमत किया। देखिए, आज के ज़माने के कॉइन्स को उठा के देखिए, उसके नीचे में ईयर लिखा रहता है। ठीक इसी तरह उस ज़माने के कॉइन्स में नीचे की तरफ ईयर लिखा रहता था। इस ईयर के जरिए हम लोगों को क्या पता चलता है? इस ईयर के जरिए हम लोग को ये पता चलता है कि वो किंग वहाँ पर, ठीक है, उस कंट्री में कितने दिनों तक, कितने ईयर तक और कितने पीरियड तक वहाँ पे हुकूमत किया। इसके अलावा कॉइन से हम लोग रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चलता है। बहुत सारे कॉइन्स ऐसे मिले हैं जिनमें कलमे लिखे हुए थे। इसका मतलब ये क्या है? ये कॉइन किससे बिलोंग करते हैं? ये कॉइन मुगल पीरियड से बिलोंग करता है। इसके अलावा बहुत सारे कॉइन में देवी देवताओं की इमेजेस मिली है। दैट मीन्स इससे क्या पता चलता है कि वो जो किंग थे वो किस मज़हब को फॉलो करने वाले थे? हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले थे। जो भी पिक्चर, कोई भी इमेज बना रहता है उसके जरिए हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं कि वो किंग कौन से रिलीजन को फॉलो करने वाले थे। हम लोगों को कॉइन के जरिए भी पता चलता है कि किसी किंग का हॉबी क्या था। जिस तरह से समुद्रगुप्ता के कॉइन मिले हैं, समुद्रगुप्ता के टाइम पीरियड के जो कॉइन मिले हैं उसमें समुद्रगुप्ता वीणा प्ले करते हुए मिले। मतलब क्या है? समुद्रगुप्ता को म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो कॉइन के ज़रिए हम लोगों को क्या पता चलता है? कॉइन के ज़रिए हम लोगों को पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता चलता है। कैसे? देखिए, गुप्ता पीरियड में सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन
पब्लिश हुआ। तो इसका मतलब गुप्ता पीरियड क्या था, हिस्टोरिकल पीरियड के बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड था। उस ज़माने में क्या था, लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल थे, तभी तो वो लोग गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, तो जिस तरीके के कॉइन, जिस मटेरियल के कॉइन बने होते हैं, उससे हम लोग को पता चलता है वहाँ का इकोनॉमिक लाइफ कैसा था। अगर कहीं से कॉपर मिला है तो हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग क्या थे, उतने वेल्दी नहीं थे। जैसे गुप्ता एम्पायर में गोल्ड कॉइन मिला है तो इससे क्या पता चलता है, वहाँ के लोग वेल्दी थे। तो हम लोग को कॉइन के जरिए क्या पता चलता है, हम लोग को कॉइन के जरिए सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चलता है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट किंगडम में इन कॉइन को डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जिस तरह से आज हम लोग पैसे का अलग अलग नाम से पुकारते हैं, कोई डॉलर, कहीं डॉलर पुकारा जाता है, कहीं रियाल पुकारा जाता है, कहीं रुपीस। ठीक है, तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट किंगडम में डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स का नाम था। जैसे सतावाहना किंगडम में इसको क्या बोला जाता था, पोटीन। सतावाहना किंगडम में इसको पोटीन कहा जाता था। चोला किंग में इसे काशु कहा जाता था। पाला किंगडम में इसे नारायणी कहा जाता है। ओके, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट किंगडम में इसका नाम डिफरेंट डिफरेंट था। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कॉइन को पढ़ते हैं और ये बताते हैं कि ये कॉइन कब लिखा गया है, इस कॉइन में क्या बताना चाह रहे हैं, ये कॉइन किस किंगडम से बिलोंग करता है। तो इसी की स्टडी को, कॉइन्स के पढ़ने को हम लोग नुमिस्मेटिक कहते हैं। द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड नुमिस्मेटिक, यानी कॉइन के पढ़ने को, कॉइन के समझने को हम लोग नुमिस्मेटिक कहते हैं। इसके अलावा इंडिया में सबसे पहले जो कॉइन पब्लिश किए थे वो थे इंडो ग्रीक ने सबसे पहले इंडिया में कॉइन पब्लिश किया था। हम लोगों ने क्या क्या जाना इस टॉपिक में, हम लोगों ने जाना कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में कॉइन की क्या इंपॉर्टेंस है, कॉइन के जरिए हम लोगों को क्या क्या पता चलता है। इसके अलावा कॉइन को किन किन किंगडम में किन किन नामों से पुकारा जाता है, स्टडी ऑफ कॉइन को हम लोग क्या कहते हैं, और सबसे पहले इंडिया में कॉइन किसने पब्लिश किया। ओके, नाउ जिसको कॉपी करना है वो लोग कॉपी करें। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट टॉपिक, मॉन्यूमेंट एंड स्कल्पचर पे। ये मॉन्यूमेंट एंड स्कल्पचर क्या है, लिंक होता गया तो बहुत सारे ह्यूमन स्कल्पचर मिले, प्लांट स्कल्पचर मिले, यानी कि ह्यूमन की हड्डियाँ मिली, प्लांट की साख मिली, प्लांट की लकड़ियाँ मिली, जिसमें रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि ये कितने टाइम पुराना है। इसके ज़रिए बहुत सारे पॉटरी मिला, यूटेंसिल्स मिला, जो पास के लोग जो थे वो इसका इस्तेमाल किया करते थे। ह्यूमन स्कल्पचर, प्लांट स्कल्पचर, पॉटरी, बिल्डिंग स्ट्रक्चर। जस्ट सपोज कि ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्या हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पास्ट को समझने में मदद करते हैं। देखिए, जैसे सपोज कि अगर कहीं पे कोई भूकंप आया, ओके, भूकंप आने के बाद क्या होता है, वो सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर चली गई। अब उसको कुछ साल के बाद हम लोगों की जो जनरेशन है वो लोग खोदेंगे ज़मीन, और ज़मीन खोद कर जब उन लोगों को बिल्डिंग का स्कल्पचर मिलेगा, जब वो लोग हम लोगों को हड्डियाँ मिलेंगी, प्लांट्स की लकड़ियाँ मिलेगी, तो इससे उन लोगों को क्या समझ में आएगा, यहाँ पर इंसान बसते थे, यहाँ के इंसान कितने फास्ट थे, ये तमाम चीज़ें समझ में आएगी। यही मॉन्यूमेंट एंड स्कल्पचर के जरिए हम लोगों को ज़्यादातर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और प्री हिस्टोरिक पीरियड को समझने में मदद मिलता है। ये आज भी हेल्प करती है, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड प्री हिस्टोरिकल पीरियड को समझने के लिए भी मॉन्यूमेंट एंड स्कल्पचर बहुत हेल्प करता है। ओके, नाउ जिनको कॉपी करना है वो कॉपी करें। नाउ स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज की इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। मैं आपको अपने अगले क्लास में द फेमस सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ाऊंगी। कितने तरह के सिविलाइजेशन होते हैं, ये कहाँ हुए, इसको अच्छी तरीके से हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं आज का अपना सेक्शन यही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।